बहुत अफ़सोस हुआ ज़ैनब ये सब सुनकर। समझ सकती हूँ जो कुछ हुआ है उसके बाद तुम्हारे लिए ये सब बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, अल्लाह की रज़ा इसी में थी। वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी जबकि ज़ाइना उसके साथ बैठी उसे दिलासे दे रही थी। थैंक यू सो मच भाई, आप लोग हमारे दुख में शामिल होने के लिए यहाँ तक आए। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द ही वो ज़ैनब को डिस्चार्ज कर देंगे और डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्द रिकवर भी कर लेगी, लेकिन फिर भी टाइम तो लगेगा ना। दुख छोटा तो नहीं है ना ये, हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। इरफान उसको देखते हुए बोला, जबकि अपनी बहन की हालत देख इब्राहिम टूट सा गया था। और बस यही एक खून का रिश्ता बचा था उसके पास अब। उसकी हालत भी इतनी नाजुक थी। वो बज़ाहिर तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि वो ठीक नहीं है, उसे हर वक्त खुश रखना है, टेंशन से दूर रखना है। जबकि वो तो अपने रिश्तों को ही खो बैठी थी, कैसे खुश रहती, कैसे टेंशन ना लेती। और ऊपर से डॉक्टर उसे कभी माँ ना बनने की बुरी खबर भी सुना चुका था। वो दानियाल के अलावा और किसी की माँ नहीं कहलाएगी। फिक्र मत करो ज़ैनब, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले 15 दिन तक मैं यहीं रहूँगी तुम्हारे पास हर वक्त। तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो मुझे बताना, वो उसका हाथ थामते हुए बोली और एक नज़र इरफान को देखकर मुस्कुराई। उसके हमदर्दाना अंदाज पर इरफान ने भी मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया। जबकि न जाने क्यों ज़ैनब के लिए ये मंजर नाकाबिले बर्दाश्त था। उसकी आंखों में चुभन सी होने लगी थी। शुक्र है खुदा का, वापसी तो हुई जनाब की, वरना शायद मुझे आपको ढूंढने के लिए निकलना पड़ता। नज़र नहीं आ रहा, इतनी तेज़ बारिश हो रही है और आप घर से गायब हैं। नहीं, आपको कोई परवाह है? घर पे आपकी एक अदद बीवी आपका इंतज़ार कर रही है। ये क्या तरीका है? कौन इतना लेट आता है घर में? चलो देर सवेर तो लगती रहती है ना, बंदा लेट हो ही जाता है, लेकिन क्या इतनी ज़्यादा बारिश आपको नज़र नहीं आ रही थी? और क्या आपको नहीं पता कि मुझे बारिश की बिजली कड़कने से कितना डर लगता है? वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ बिजली बंद नहीं होती। अगर बिजली बंद हो जाती तो मेरी तो सांसें रुक जाती। एक तो सुबह से मौसम को देखते हुए मैंने इतने मज़ेदार पकोड़े बनाए, आपके चक्कर में वो भी ठंडे हो गए। और जनाब अब आ रहे हैं। नहीं, अब भी ना आते, जहाँ इतना वक्त अकेले काट लिया तो बाकी का भी काट लेते ना। वो दरवाज़ा बंद करते हुए मुसलसल उसे सुना रही थी, जबकि उसके कपड़े तकरीबन भीगे हुए थे। सॉरी जानू, वो क्या है ना, आज काम बहुत ज़्यादा था, बस इसी चक्कर में आने में इतनी देर लग गई। आई प्रॉमिस आज के बाद कभी लेट नहीं होगा, वादा है मेरा, वो उसका चेहरा थामते हुए बोला था। जबकि वो उसकी बेबाक हरकत पर शर्मिंदा होते पीछे हटी। हाँ, बस आते ये काम शुरू कर दिया करें आप। वो उसकी बेबाक हरकत पर उसे डपटते हुए बोली, इजाज़त दे रही हो? वो उसके आगे आगे जा रही थी, जबकि वो उसका बाजू पकड़कर जब अचानक वो उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता अपने बाजू में कैद कर चुका था। उफ, इंतहाई कोई बेशरम इंसान है आप, पीछे हटें, मेरे सारे कपड़े गीले कर देंगे आप। चले मैं आपको कपड़े निकाल कर देती हूँ। मेरा क्या दिमाग ख़राब है जो मैं इतनी जल्दी कपड़े चेंज करूँगा? अभी तो मेरा बारिश में और भीगने का मूड बन रहा है, इसीलिए तो इतनी तेज़ बाइक चलाकर घर आया हूँ कि तुम्हारे साथ थोड़ा सा इस मौसम को इंजॉय कर सकूँ। और तुम मेरे रोमांटिक मूड की ऐसी की तैसी कर रही हो। चलो वहाँ बालकनी में चलते हैं। वो उसे कमर से थामता हुआ आगे लेकर बाहर की तरफ कदम बढ़ा चुका था, जबकि वो बेचारी नहीं नहीं करती रह गई, लेकिन उसकी सुनने वाला ही कौन था। उसकी सारी मज़ामतें यहाँ आकर बेकार थी। वो कपड़े चेंज करके बाहर आई तो वो सुकून से बेड पर लेटा हुआ अपना फ़ोन यूज़ कर रहा था। मुझे आपके साथ एक बेड पर नहीं सोना और ना ही मैं आपके साथ ये बेड शेयर करूँगी, वो उसकी तरफ देखते हुए बोली। तो उसने एक नज़र उसे देखकर आईब्रो उचकाए, जैसे पूछ रहा हो कि अब क्या तकलीफ़ है। देखें, मैं आपके साथ ये रिश्ता नहीं रखना चाहती तो फजूल में आपके साथ किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं निभा सकती और ना ही आपकी बीवी होने का रोल अदा कर सकती हूँ। वो काफ़ी सख्ती से बोल रही थी, जबकि वारिक ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया और अगले ही लम्हे फ़ोन साइड पर पटकते बेड से उठकर उसके रूबरू आ रुका। फॉर्मेलिटी होगी तुम्हारे लिए ये मिसेज, उसके कमर में हाथ डालते वो उसे खुद से करीब खींचता उसके कान में बोला, लेकिन मेरे लिए ये मेरा रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिश्ता, जो कि मैं आखिरी सांस तक निभाऊंगा। पहले भी कह चुका हूँ, बार बार एक ही बात दोहराने पर मजबूर कर रही हो मुझे तुम। और कुछ भी नहीं, बीवी हो मेरी और सारी ज़िंदगी बीवी बना कर ही रखूँगा। अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारी कुर्बत के लिए कोने में बैठकर तरसूंगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अपना हक इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आता है और वो मैं करूँगा भी। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि अपनी अकल के घोड़े ज़्यादा मत दौड़ा, वरना मुझे तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने में भी कोई मसला नहीं। तलाक तो मैं तुम्हें कभी दूंगा नहीं, कभी भी नहीं। तुम चाहे अपनी मर्ज़ी से ये रिश्ता निभाओ या ज़बरदस्ती, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बीवी हो तुम मेरी। तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूह पर सिर्फ मेरा हक है और किसी की बातों में आकर मैं तुम्हें खुद से ये हक छीनने नहीं दूंगा। तो क्या आपकी नज़र में मेरी मर्ज़ी की कोई अहमियत नहीं? वो चिल्लाई थी, लेकिन उसके लबों पर हाथ रखते वो अगले ही लम्हे उसके मुंह को बंद कर चुका था। क्या कहा था तुमने? इस कमरे से तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। लगता है तुम्हें एक मरतबा मेरी बात समझ में नहीं आती।
मेरा दिमाग ख़राब था जो तुम्हें मोहब्बत से समझा रहा था, लेकिन तुम मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो मायरा। इस सारे किस्से में मैं सिर्फ एक जगह गलत था और अपने किए की माफ़ी मैं मांग चुका हूँ। अब मुझे कोई भी गिल्ट नहीं है और बाकियों के बारे में तुम क्या सोचती हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही आगे कभी पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ अपनी बीवी बनाकर लाया हूँ और बीवी ही बनाकर रखूँगा। तुम्हें मेरे साथ ये बेड भी शेयर करना पड़ेगा और अपना आप। आज रात वारिक इब्राहिम ने उसे अपनी शिद्दतों से, अपने अंदाज से सबसे बताया था कि उस पर सिर्फ वो अपना हक रखता है, जिसे वो हर तरह से इस्तेमाल भी करेगा। सुबह उसकी आंख खुली तो वो बेड पर बिल्कुल खामोश लेटी थी। वो जाग रही थी और छत को घूरे जा रही थी। वारिक ने एक नज़र उसे देखा। उस वक्त उसका कोई इरादा नहीं था उसके नखरे बर्दाश्त करके उसे अपने सर पर चढ़ाने का। रात को उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ था उसमें कुछ गलत नहीं था, कम अज़ कम वारिक की नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं। वो अपने और उसके रिश्ते को किसी बेवकूफ़ी की नज़र नहीं होने दे सकता था। उसके करीब से उठते हुए वो वॉशरूम में बंद हो गया। वापस आया तो वो भी उसी तरह लेटी हुई थी। अब पता नहीं वो किस चीज़ का शोक मना रही थी। वारिक को उसकी खामोशी पर बहुत तैश आया। अब अगर उसका इरादा उसे रात को लेकर किसी किस्म के गिल्ट में मुब्तला करने का था तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। ये बात वो उसे साफ लफ्ज़ों में बताने का इरादा रखता था। रात को जो कुछ भी हुआ वो हमारे दरमियान पहली दफ़ा नहीं हुआ, इसलिए ये ड्रामेबाजियाँ बंद करो और उठो, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनवाओ। वो वापस आकर अपने ऑफिस जाने की तैयारी करो और वापस आकर ऑफिस जाने की तैयारी करो। एक और बात, ऑफिस में तुमने जैसे भी रहना है वो तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन इस घर में तुम मेरी बीवी हो, ये बात तुम भूल नहीं सकती। और ऑफिस में भी तुम मेरी बीवी हो, लेकिन बेहतर होगा कि वहाँ तुम्हें मुझे ये बात याद ना दिलानी पड़े। या रात से लेकर अभी तक ये ऑफिस जाने वाला भूत तुम्हारे सर से उतर गया। वो आईने के सामने खड़ा अपना कोट पहनते हुए बोला तो मायरा ने एक गुस्सीली निगाह उस पर डाली। अच्छे से अंदाज़ा था मुझे कल रात मेरे साथ ज़बरदस्ती इसीलिए तो की है आपने, ताकि मैं सिर्फ आपकी बीवी बनकर इस घर तक महदूद होकर रह जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला वारिक साहब। अपने बाप की जायदाद पर तो मैं आप लोगों को कब्जा करने नहीं दूंगी। ऑफिस तो मैं ज़रूर जाऊंगी। वो एक लम्हे में सीधी होते हुए बोली, जबकि वारिक एक निगाह उस पर डालता फिर से आईने की तरफ मुतवज्जो हो गया, जैसे उसकी बात इतनी ही गैर ज़रूरी है जितना उसने रिएक्ट किया है। मैंने सिर्फ ऑफिस चलने के लिए ही नहीं, अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए भी कहा है। बीवी भी बना कर रखूँगा और ऑफिस भी लेकर जाऊँगा। तुम्हें घर तक महदूद कोई नहीं करेगा। जाओ जाकर नाश्ता बनाओ। वो उसके करीब आते हुए उसके गाल थपथपाते बोला, मुझे नाश्ता नहीं बनाना आता और मैं आपकी मुलाजमा नहीं जो आपके काम करूंगी। वो उसका हाथ खुद से पीछे हटाते हुए कहती वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन उसने जितनी जल्दी दिखाई थी वारिक ने उतनी तेज़ी से उसका बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। ना जाने मन ना, ये नखरे नहीं चलेंगे। अगर नाश्ता बनाकर नहीं दे सकती तो अपने लबों से नाश्ता करवाना पड़ेगा। तुम्हारे हक में बेहतर यही है कि तुम नाश्ता बनाना सीख लो, वरना मेरी शिद्दतें बर्दाश्त करना वैसे भी तुम्हारे बस की बात नहीं और मैं भूखा रहने का आदी नहीं। वैसे रात को मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही बहक गया था, तो दुपट्टे का ख़ास ख्याल रखना। मेरा नहीं ख्याल कि तुम मेरी मोहब्बतों के निशान अपने अजीज़े जान चाचा को दिखाना चाहोगी। वो उसकी गर्दन में मुँह छुपाता शोक अंदाज में बोला था, पीछे हटे आप। उसने उसे धक्का मारने की कोशिश की, लेकिन उसकी अपनी नाजुक जान हिल कर रह गई। सामने कोई असर नहीं हुआ। नाश्ता बनाकर लाओगी या मैं तुम्हारे तो ऐसे खड़े खड़े बनाऊंगी क्या? जाने देंगे तो बनाऊंगी ना, मुझे फ्रेश होना है पहले। वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोली तो वारिक के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी। तो जाओ ना, किसने रोका है? वो उसके लबों पर अपनी मूँछों को हरकत देते उस बोला था, फिर उसे जाने की इजाज़त दी, जबकि वो अपने लबों को उंगलियों से रगड़ती वॉशरूम में बंद हो गई। क्या बात है ताशफैन, आज आपने ऑफिस नहीं जाना? वो नाश्ता बना रही थी, जबकि वो पीछे से आते हुए उसे खुद में कैद करता। अब उसकी गर्दन में चेहरा छुपाने लगा। उसका अंदाज इतना दिलकश और मोहब्बत लिए हुए था कि तनावुश ने बड़ी मोहब्बत से उसके गाल पर हाथ रखकर उससे सवाल किया। वो खुद भी नहीं चाहती थी कि वो उसे छोड़कर कहीं जाए। कल उसके इजहार मोहब्बत के बाद तो वो खुद को हवाओं में उड़ता महसूस कर रही थी। दिल तो कर रहा है कि सारा दिन तुम्हारे साथ गुजारूं, लेकिन ये नौकरी भी ना यार अच्छे खासे बंदे को जलील करवाती है, जाना पड़ेगा। वो बहुत दुखी अंदाज में बोला था, जबकि उसके अंदाज पर उसकी हंसी निकल गई थी। हाँ तो हम संडे को एक साथ रहेंगे ना? ये भी संडे आने ही तो वाला है। इस दफ़ा ना हम फिर से उसी जगह पर जाएंगे जहाँ उस दिन गए थे। हम दोनों घूमने जाएंगे। वो प्लान बना रही थी, जबकि वो तो बस उसका मासूम चेहरा देखकर फिदा हो रहा था। तुम जहाँ कहोगी वहाँ जाएंगे, उसके चेहरे पर झुकते हुए वो बोला था। हद है ताशफैन, मैं बातें कर रही हूँ आपसे और आप हैं कि हद होती है किसी बात की। पीछे हटे, नहीं बोलती मैं आपसे। वो नाराज़गी से बोली, जबकि वो बिना उसकी नाराज़गी की परवाह किए उसे खुद से करीब कर गया था। अल्लाह अल्लाह ताशफैन, आशिक होता जा रहा हूँ तुम्हारा, दीवाना कर दिया है तुमने मुझे। वो उसे अपने बाजू में कैद करते इस दफ़ा सच में दुनिया भुला बैठा था, जबकि तनावुश उसके अंदाज पर परेशान हुई, क्योंकि उस वक्त वो सचमुच में
उसका दीवाना ही तो लग रहा था उसके। मेरी बच्ची, मेरी जान, अब कैसी तबीयत है तेरी? वो किचन में आई तो अम्मा ने उसे देखते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ अम्मा, आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरी तबीयत खराब है? वो उनके पास आते हुए पूछने लगी। बेशक वो यहाँ अपने मतलब के लिए आई थी, लेकिन अम्मा का मोहब्बत भरा अंदाज उसे हमेशा अपनी तरफ खींचता था। वो चाहकर भी उनके साथ सख्त रवैया नहीं रख सकती थी। कल मैंने इतनी दफ़ा तुझे पुकारा, लेकिन तू आगे से बोली ही नहीं, तो मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ज़रूर मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं होगी। और फिर वारिक ने मुझे बताया कि उसने तुझे डांटा है, तू ठीक से खाना भी नहीं खा रही थी। तुझे वारिक के साथ बाहर भेजा तब भी तू उदास थी। जी अम्मा, कल सच में मेरा मूड बहुत ख़राब था, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। वैसे भी जिसके पास आप जैसी मोहब्बत करने वाली माँ हो, उसे क्या हो सकता है। मैं वारिक के लिए नाश्ता बनाने आई हूँ, तो आप मुझे बताएं ना कि कैसे करना है। वैसे मुझे टोस्ट सेंकना आता है, लेकिन वो आपके लाडले को पसंद नहीं आएगा। हाँ मेरी जान, ऐसा ही है, वो सुबह सवेरे सिर्फ पराठा खाता है। आज मैं तुझे खुद पराठा बनाना सिखाऊंगी, कल से तू खुद बना लेना। बल्कि ऐसा कर, मेरे साथ साथ कोशिश कर, तुझे भी आ जाएगा। अम्मा ने उसे अपने साथ लगाते हुए कहा तो उसने मुस्कुराकर बिल्कुल उनके जैसा पराठा बनाने की कोशिश की थी। उनके जैसा ना सही, लेकिन कुछ हद तक बेहतर बना चुकी थी वो। कम अज़ कम वो खाने के काबिल तो था ही। उसने पराठा बनाकर सामने रखा। बहुत बेहतर ना सही, लेकिन वो पहले वाले पराठे से काफ़ी अच्छा था। चाय साथ में अम्मा ने खुद बनाई थी, जिस पर उसे कोई एतराज़ ना था। उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसकी बीवी उसके लिए हल्की फुल्की कोशिश कर रही है। पराठे की एक साइड थोड़ी सी नक्शीली थी, लेकिन उसे कोई मसला ना था उसे खाने में। उसने सुकून से नाश्ता शुरू कर दिया था, बिना कुछ भी कहे। उसका पराठा तारीफ़ के काबिल तो था नहीं, लेकिन उसने उसमें कोई नुक्स भी नहीं निकाला था। उसके लिए इतना ही काफ़ी था। इस हालत में चलोगी क्या मेरे साथ ऑफिस? वो उसकी तरफ देखते हुए बोला। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, बाद में आ जाऊंगी ड्राइवर के साथ, वो नाश्ता करते हुए सुकून से बोली, जबकि अम्मा खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। सदफ और खाला तो बस अभी अभी ही आई थी। क्यों क्यों जाएगी ये ऑफिस? सबसे पहला सवाल अम्मा की तरफ से आना चाहिए था, लेकिन खाला की तरफ से आया। इसका दिल कर रहा है, घर बैठी बोर हो जाती है, इसीलिए ऑफिस ज्वाइन करना चाहती है। वैसे भी मूसा चचा की सारी प्रॉपर्टी इसी ने तो संभालनी है। उसने इतने सुकून से कहा कि सबको अच्छू लग गया सिवाय अम्मा के। उसकी पूरी बात सुनने के बाद अम्मा नरमी से मुस्कुराई थी, जैसे वो हर चीज़ से पहले से ही वाकिफ थी। उसने एक नज़र अम्मा को देखा, जिनके चेहरे पर कोई हैरानगी या परेशानी नहीं थी। मतलब सिर्फ वही ये समझ रही थी कि सब लोग उसकी पहचान से नावाकिफ़ हैं। बहुत अच्छी बात है। वैसे भी सारा दिन इसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। वैसे भी सारा दिन इसके पास करने को होता तो कुछ नहीं। छोटू और अहमद आते हैं तो थोड़ा हंस बोल लेती है, वरना सारा दिन इधर उधर फिरती रहती है। ऑफिस जाया करेगी तो थोड़ा दिल बहल जाएगा। और फिर अपने बाप की जिम्मेदारियां भी तो उठानी है। आखिर कब तक वारिक और इब्राहिम इन जिम्मेदारियों को संभालेंगे? अब वक्त आ गया है कि असल हकदार को उसका हक वापस कर दिया जाए। अम्मा आराम से बोली, जबकि वारिक ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। सदफ और खाला तो कुछ बोलने के काबिल ही न रही थी। उनके लिए झटका ही बहुत बड़ा था ये वाला। तो वो इतने सालों से समझिए वो तो इतने सालों से समझ रही थी कि वारिक की मंगेतर कहीं रूपोश हो चुकी है। उसकी उन्हें कोई खबर नहीं। उन्हें तो आज पता चला था कि मायरा वही लड़की थी जिसका बचपन से उसके साथ रिश्ता तय किया गया था, यानी मूसा खान की बेटी। मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? वैसे अच्छा है, दोनों एक साथ ऑफिस में जाएंगे। वो उसकी तरफ देखते हुए पुरसकून अंदाज में बोला था। उसका इरादा तो सुबह उसे अपने साथ ऑफिस लेकर जाने का था, लेकिन वो तो उसके साथ आना ही नहीं चाहती थी। मैं पूरी दुनिया में नशर नहीं करना चाहती कि मैं आपकी बीवी हूँ, वो मासूफ अंदाज में बोली। अगर तुम्हें पता हो तो सारी दुनिया पहले से ही जानती है बेगम, मेरा वलीमा बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। उसने याद दिलाया था। और अगर आपको याद हो तो मैंने वलीमे में घूंघट पैरों तक ले रखा था। मुझे सिर्फ चंद एक औरतों ने घूंघट उठाकर देखा था, वो भी ज़बरदस्ती। वो भी उसी के अंदाज में बोली। हाँ, लेकिन फिर भी सबको बताने में क्या प्रॉब्लम है? उसे अभी तक ये बात छुपाने की वजह समझ नहीं आई। जब उसने उसके करीब झुकने का इशारा किया, वो अगले ही लम्हे उसके करीब हो गया था। बिल्कुल, मैं नहीं चाहती कि आपका छछोरा अंदाज ऑफिस में भी रहे, इसीलिए बेहतर है कि वहाँ आप मेरे बिजनेस पार्टनर बनकर नहीं, ना कि मेरे शोहर। उसने शर्मीले से अंदाज में सरगोशी की थी। सदफ तो उसके अंदाज पर ही तप उठी थी, जबकि उसकी बात सुनकर वो दांत पीस कर रह गया। बिजनेस पार्टनर नहीं जाना, सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय। 13% वालों को पूरा ऑफिस नहीं उठा कर देने वाला मैं। वो भी उसी के अंदाज में जवाब देते पीछे हटा तो मायरा ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। वजह ये थी कि वो उस वक्त बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। ठीक है, तुम आ जाना पीछे ड्राइवर के साथ, लेकिन तुम्हारा लास्ट टाइम 9 बजे है। 9 बजे के बाद आने वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता मैं, वो उठते हुए बोला, जबकि वो कंधे उचकाकर नाश्ता करने में मसरूफ़ हो चुकी थी। उसे बहुत शदीद खांसी हो रही थी और उस वक्त जिस्म में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो उठकर पानी के करीब जा पाती। एक हफ्ते से वो शदीद बीमार थी।
क्या हुआ है आपको? इतने ज़ोर से क्यों खाँस रही हैं? तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? डैनी कमरे में दाखिल होते हुए उनसे पूछने लगा, जो अपना हाथ पानी के ग्लास तक पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। उसने पास आते हुए ग्लास उठाया। दानियाल, बहुत शदीद प्यास लग रही थी, गले में दर्द हो रहा था। ये पानी मुझे दे दो बेटा। उसने पानी के ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाया तो डैनी ने हाँ में सर हिलाते अपनी जेब से कुछ निकाल कर पानी में मिलाया और ग्लास उनकी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या मिलाया है तुमने इसमें? उसने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। जहर है, और क्या मिला सकता हूँ मैं? डैनी ने पुरस्कार अंदाज में जवाब दिया। चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट थी। जाइना का हाथ कांपा था उस वक्त। अरे क्या हुआ? लीजिए ना, आपको तो प्यास लगी है ना, पानी पीजिए। वो ग्लास उनके लबों के करीब करते कहने लगा। जब उसने हाथ मारकर ग्लास पीछे हटाया तभी इरफान कमरे में दाखिल हुए। इरफान, तुम्हारा बेटा मुझे मुझे जहर दे रहा है। इसने मेरे सामने इस ग्लास में जहर डाला है, मैंने खुद देखा है। इसने अभी अपनी जुबान से भी कबूल किया। वो कांपते हुए लहजे में इरफान से दानियाल की शिकायत कर रही थी, जबकि दानियाल हवा में हाथ बुलंद करता अपने बाप को देखने लगा जैसे इस ड्रामे से आजीज आ चुका। ओ गॉड, क्या होता जा रहा है आपको मॉम? आप पागल हो रही हैं। मैं आपकी खांसी देखकर आपको पानी पिलाने आया और आप मुझे उल्टा ही सुना रही हैं। इनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, इतना शदीद खांस रही थी, मुझे तरस आ गया इन पर, इसीलिए मैं इनके लिए पानी पिलाने के लिए इनके पास आया। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये मेरे ही बारे में जहर है ना इसमें, मैंने जहर डाला है ना इसमें। राइट। उसने ग्लास उसकी तरफ इशारा करते एक ही सांस में खाली करके टेबल पर पटका। इन्हें इस घर में मत रखें, किसी पागल खाने में दाखिल करवाएं डैड। वो गुस्से से अपने बाप से कहता कमरे से निकल गया, जबकि जाइना तो उसकी चालबाजी पर हैरान रह गई। हद है जाइना, तुम्हारा दिमाग भी दिन ब दिन ख़राब ही होता जा रहा है। मेरा बेटा तुम्हें मारने की कोशिश क्यों करेगा? वो तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है। तुम्हारी ख़राब को तबीयत को देखते हुए वो अंदर आया और तुम दोनों का रिश्ता कब ठीक होगा? वो नफ़ी में सर हिलाते बाहर निकल गए थे। उन्हें उस वक्त दानियाल को मनाना था। बीवी से ज़्यादा उन्हें हमेशा अपना बेटा प्यारा लगता था, जबकि जाइना बेबसी से वहीं प्यासी पड़ी रही। ये कोई आज की बात नहीं थी, दानियाल हमेशा से ऐसा था। 20 साल की उम्र में जब वो पहली बार वापस हॉस्टल से घर आया तब से वो ऐसा ही रवैया रखे हुए था उसके साथ। वो हर चीज़ में उसे गलत और अपने आप को सही साबित कर देता था, और वो इरफान के सामने कुछ साबित कर ही नहीं पाती थी। तुम मुझे अपने घर पर इनवाइट करोगी, वो भी ताशफैन भाई के वहाँ पर होते हुए, और तुम्हें लगता है कि ताशफैन भाई मुझे घर के अंदर घुसने देंगे? नेवर। वो उसे देखते हुए उसका मजाक उड़ाते हुए बोला, क्योंकि वो उसे अपने घर पर इन्वाइट कर रही थी, वो भी खाने पर। अरे वो तुम्हें क्यों कुछ कहेंगे? मैं कहूँगी ना कि तुम मेरे दोस्त हो। उनकी भी तो दोस्त आई थी ना हमारे घर, और तो और उनकी वो बॉस भी आई थी हमारे घर में। मैंने तो कुछ नहीं कहा, बल्कि मैंने तो उनकी बॉस के लिए इतने मज़े के खाने भी बनाकर पेश किए थे। तुम आ सकते हो कभी भी हमारे घर में, मैं तुम्हारे लिए बहुत मज़े का खाना भी बनाऊंगी। वो उसे यकीन दिलाते हुए बोल रही थी, जबकि डैनी मुसलसल उसे इनकार कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि उसके घर जाने पर यकीनन ताशफैन का मूड ख़राब हो जाएगा, और मुमकिन था कि वो तनावुश पर भी गुस्सा करे। वो अपनी वजह से उन दोनों के बीच किसी किस्म की बदमज़गी पैदा नहीं करना चाहता था। मेरी प्यारी छोटी सी बहना, मैं जानता हूँ कि तुम चाहती हो मैं तुम्हारे घर आऊँ, और मैं आऊँगा भी, लेकिन उस दिन जिस दिन ताशफैन भाई कहेंगे, या वो कहीं बाहर गए हुए होंगे, लेकिन ताशफैन भाई के होते हुए नहीं, क्योंकि फिर उनका मूड ख़राब हो जाएगा, और उन्हें तो बहाना चाहिए होता है ना किसी पर गुस्सा निकालने का। इसीलिए अभी नहीं, फ़िलहाल तुम मेरी जेब से ये मज़ेदार सा बर्गर खाओ। वो बर्गर उसकी प्लेट में रखते हुए बोला, नहीं खाना मुझे कुछ भी, और तुम भी कान खोल कर सुन लो, इस संडे को तुम हमारे घर आ रहे हो शाम के खाने पर। अगर नहीं आए तो मैं सारी ज़िंदगी तुमसे बात नहीं करूँगी। वो पैर पटक कर अपना बैग उठाती वहाँ से जा चुकी थी, जबकि डैनी सर पकड़ कर रह गया।